अरविंद सेन जी अवधेश जी के अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद होने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर की जो सीट है वो रिक्त हुई है और यहाँ पर हाल ही में उपचुनाव होने हैं। आपसे एक अहम सवाल जो मिल्कीपुर की जनता जानना चाहती है, सेन परिवार स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी की विरासत को आप बढ़ा रहे हैं, आपके छोटे भाई आनंद सेन यादव जी बढ़ा रहे हैं, तो सेन परिवार किसके साथ है? देखिए, मैं आपसे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक अवधेश जी स्वयं सांसद बन गए, अखिलेश जी ने उनको अयोध्या का राजा बता दिया। अभी तक हम लोगों ने सुना था कि अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र हैं। चलिए, अलग विषय है। अब उन्होंने अपने बेटे को ही अजीत प्रसाद को यहाँ से टिकट दिलवाया है। परिवारवाद के भी बड़े आरोप लग रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, क्या अवधेश जी के सांसद होने के बाद समाजवादी पार्टी में कोई और योग्य नेता नहीं था मिल्कीपुर के लायक? देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनके मुखिया का वो है, चयन है। उनके द्वारा एक सोची समझी और जो उनको फीडबैक मिला होगा उसके तहत उन्होंने निर्णय लिया है। उस पर कोई कमेंट उचित नहीं है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि फैजाबाद में जहाँ तक उस पार्टी का सवाल है, उस पार्टी में वर्चस्व की स्थापना हो चुकी है। और मैं अगर खुले शब्दों में कह दूं कि कुछ लोगों की पार्टी वो कुछ लोगों के उसमें चंगुल में या यूँ कह लिए कैप्चरिंग में आ गई है। तो ऐसी दशा में उस जहाँ तक जो भी वहाँ फीडबैक जाता है, जो चीज़ें जाती हैं, वो कहीं ना कहीं एक पक्षीय होती हैं। तो ये जो निर्णय है वहाँ जो मैं बुला करके एक मीटिंग का स्वरूप भी दिया गया, उसके बारे में भी मैंने पता किया। तो पता चला किसी को इससे कोई चीज़ पूछी नहीं गई, केवल एक निर्णय सुनाया गया कि इनको चयन किया जाता है, इनको टिकट दिया जाता है, आप लोग जाइए तैयारी करिए। तो वहीं दूसरे वर्ग के लोग भी थे, पूरी समुदाय के लोग भी थे, कन्हैया समुदाय के लोग थे, और वो भी प्रत्याशा में थे कि टिकट हमको लिए। उन लोगों को क्षोभ हुआ है, उनको कष्ट हुआ है इस बात से। अब वो उसका परिणाम क्या होगा, ये उपचुनाव का परिणाम ही बताएगा कि उसका असर क्या होता है और पीडीए का फार्मूला सफल होता है कि असफल होता है। पीडीए का फार्मूला तो वहाँ उचित है कि अगर एक सांसद कुर्मी है तो निषाद विधायक हो जाए, और क्या कहते हैं दूसरे ओबीसी का तीसरे वर्ग का आदमी ब्लॉक प्रमुख हो जाए। तो पीडीए उसे कहते हैं। पीडीए यही नहीं कहता बाप बेटा और बाप बेटी को ही टिकट दे दिया जाए, बाप सांसद और बेटी विधायक, बाप सांसद और बेटा विधायक। ये पीडीए का स्वरूप नहीं है। अगर ऐसा कोई स्वरूप है भी तो आने वाले समय में बिखर जाएगा। ये जातीय स्वरूप कहा जा सकता है, जातीय गठबंधन कहा जा सकता है, वर्चस्व का गठबंधन कहा जा सकता है, लेकिन ये पीडीए नहीं कहा जा सकता। आज वहीं प्रत्याशिता के तौर पर अगर आप उठा के देखोगे तो वहीं 20-20 गाड़ियाँ लेकर के चलने वाले, ये BMW वाले, आरडी वाले, रोजर वाले प्रत्याशी आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? स्वरूप बदल गया, अर्थ प्रधानता आ गई, जातीय प्रधानता आ गई, जैसे सांप्रदायिक समीकरण बदल गए। लिहाजा इन परिस्थितियों में आज की तारीख में जो स्वरूप है राजनीति का, वो कहीं न कहीं उन सारी तत्वों से प्रभावित होता है, चाहे वो शासन की सत्ता हो। दिखावा ज़्यादा है, यथार्थ कम आपके हिसाब से? नहीं है। जिस चीज़ को जनता पसंद कर रही है, जनता भी तो चकाचौंध और 20 गाड़ियों का काफिला पसंद करती है नेताजी। निश्चित रूप से वही कह रहा हूँ, जिसको जनता पसंद कर रही है नेता वही कर रहा है। भदरसा कांड पर आपकी प्रतिक्रिया, और क्या जो योगी जी की बुलडोजर कार्रवाई है उसको कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, अगर ये कार्रवाई बायस्ड वे में हुई है और इरादतन हुई है, राजनीतिकीकरण के तहत हुई है, तब इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये कौन तय करेगा सर? ये जनता तय करेगी। ये जनता तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। जनता तो सर आतंकवादी को भी सांसद बना देती है। नहीं, जनता ये तय करेगी। तो अगर वो उनकी प्रिय है उनको आतंकवादी बना दे, कोई सांसद बना देती, और एक बार नहीं भाई कई बार बना दिया। अरविंद सेन जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते चलते एक आखिरी सवाल, कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगा? एक कप्तान एसपी के रूप में प्रशासनिक सेवा को संभालना या नेतागिरी करना, नेता बनना? दोनों में से सबसे चैलेंजिंग और कठिन कौन सा है? सबसे कठिन काम है जनसेवा, नेतागिरी। क्योंकि यहाँ की आम आवाम की जो सोच है, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। नमस्कार मित्रों, इंस्पायरिंग भारत चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष तिवारी, और आज हमारे साथ पूर्व IPS श्री अरविंद सेन यादव जी हैं, स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी, जो कि मिल्कीपुर अयोध्या के एक कद्दावर बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। 6 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, और राम लहर में भी उन्होंने पहली बार अयोध्या से सांसद बन करके एक कीर्तिमान स्थापित किया था। उनके बड़े सुपुत्र हैं और प्रशासनिक सेवा में बड़े पदों पर रहे, SP रहे, और तमाम जो है राजनीतिक और पारिवारिक जो है जीवन में उथल पुथल के बाद राजनीति में इन्होंने एंट्री ली है। इस बार ये लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं अयोध्या से।
कितना लोगों के दिल में जगह बना पाए, और सबसे खास बात क्या है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें सेन परिवार किस पार्टी का समर्थन कर रहा है। आइए जो है इनसे बातचीत करते हैं और हर एक मुद्दे पर जो है इनसे जो है इनकी राय लेते हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को अपना एक जो जीवन रहा है स्टार्ट से लेके कैसे प्रशासनिक सेवा में आए, शॉर्ट में आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। देखिए, मेरा जीवन जो है, जी मेरा बचपन राजनीतिक जो शुरुआत बाबूजी की थी, जो उनका संघर्ष था, उसी के तले हुआ। जब मैं इंटर किया तो बाबूजी विधायक हो गए थे इमरजेंसी में जेल से आने के बाद। उसके बाद मैंने इलाहाबाद में अपना अध्ययन किया। जी मैं पीपीएस 1986 में बना और 2000 में मैं एडिशनल एसपी हुआ। 2012 में मैं आईपीएस हुआ। तो इस तरह से मैंने एक प्रशासनिक जीवन जिया। लेकिन एक जो उस प्रशासनिक जीवन का कटु अनुभव था, राजनीति के तले जो बाबूजी ने हमेशा विरोध की, कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति की, जिसकी सत्ता थी उसके खिलाफ उन्होंने वो किया। पार्टी जब सपा की सरकार तो बसपा में, जब बसपा की सरकार तो सपा में, इस टाइप से उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। फिर भी जब वहाँ से लौटने के बाद चूँकि हमारे अंदर शुरू से ही गरीबों के प्रति एक हमदर्दी, गरीबों के दुख सुख को देखते हुए उनके बीच में शिरकत करना, उनकी रहनुमाई करना, उनकी अगुवाई करना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनके लिए संघर्ष करना, ये बाबूजी की राजनीति की बुनियाद थी और राजनीति का आधार था। इसी के तले मैंने सीखा कि निश्चित रूप से गरीबों के प्रति जो हमारे अंदर हमदर्दी है वो उन्हीं की देन है, और उसको उनकी लड़ाई लड़ने की जो मादा है और अपने आप में जो आत्मबल और मनोबल हमारा विल पावर हमारी स्ट्रांग है, वो उनकी देन है। और यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं बाबूजी की थाती को क्षय हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है, उनको विस्मृत करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके लिए कहीं परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं। तो उनके खिलाफ संघर्ष करने का, या उनके यादों को, उनके संघर्षों को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को आज भी जो फैजाबाद का मतदाता है, फैजाबाद का आम आवाम है, जो मिल्कीपुर का आम आवाम है, उनके दिलो दिमाग में बाबूजी बसते हैं। बस उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको चेताने की ज़रूरत है। यद्यपि वो किसी बहाव में है, लेकिन आने वाले समय में ये बहाव खत्म हो जाएगा और फिर से वही स्वरूप जो बाबूजी के संघर्षों का स्वरूप था, उनकी लड़ाई का स्वरूप था, वो निखर करके सामने आएगा और लोग एक बार फिर से ये संगठित होकर करके, और वो लड़ाई जब एक समय में बाबूजी सांसद हुआ करते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष आपका हुआ करता था, 14 ब्लॉकों में से 11 ब्लॉक प्रमुख आपके हुआ करते थे, और ढेर सारे जिला पंचायत प्रधान आपके हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में उसी गरीब तबके के कोई ना ब्लॉक प्रमुख है, एक ब्लॉक प्रमुख है आपके पास, सांसद विधायक और उसके नाम पे भी शून्यता है, और अगर है भी कोई तो निश्चित रूप से उस रहनुमाई को नहीं कर रहे हैं, गरीबों के दुख सुख में वो शिरकत नहीं कर रहे हैं जो होनी चाहिए थी। जो रहनुमाई, जो लड़ाई आज मतलब ऐसे सांसद विधायक हैं बाबूजी के खिलाफ हैं 49 मुकदमे, और गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ एक मुकदमा नहीं, 188 का मुकदमा नहीं, 144 तोड़ने का मुकदमा नहीं। तो संघर्ष क्या किया? इसका मतलब उन्होंने कोई संघर्ष किया ही नहीं। ये इस चीज़ का प्रतीक है, प्रमाण है कि आपने किसी की लड़ाई नहीं लड़ी, लिहाजा आपके खिलाफ, अगर आप धरना दिए होते, आप प्रदर्शन किए होते, आप संघर्ष किए होते, तो आपके खिलाफ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्या कहते हैं आईपीसी की धाराओं के तहत पंजीकरण होता। लेकिन आपने अपने आप को हर जगह विड्रा किया, हर जगह आप पीछे में भाग गए, लिहाजा आपके खिलाफ कोई अभियोग नहीं पंजीकृत हुआ। ऐसे ऐसे यहाँ विधायक के रूप में और सांसद के रूप में लोग वो पोषित हैं, तो उसको आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाबूजी ने जब संघर्ष किया, बाबूजी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो गए शोषक और शोषित की लड़ाई लड़ी, और उसी के तले उनके खिलाफ ढेर सारे मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, और ये पूरे जनता जानती है, आम आवाम जानती है। इसी के चलते उनको 6 बार विधायक और 3 बार सांसद, कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद, सपा से सांसद, बसपा से सांसद, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं थे, बल्कि व्यक्ति विशेष को लोग वोट देते थे। वो जिस पार्टी में जाते थे वही पार्टी जीत जाती थी। लिहाजा उनके स्वरूप के, उनके आचरण को, उनकी राजनीतिक शैली को, उनकी जो राजनीतिक थाती है, उसको कहीं न कहीं विस्मरण का शिकार बनाया जा रहा था। लिहाजा मुझे निश्चित रूप से उस थाती को बचाने का जो सार्थक प्रयास है वो मैं करूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक करूँगा। जी, आप अपने बाबूजी स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है आपने अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत किया, और इस लोकसभा चुनाव में भी जो है आपने शिरकत किया। तो क्या अनुभव रहा सर, जनता के दिलों में कितनी जगह बनाने में अरविंद सेन जी कामयाब हो पाए? देखिए, बाबूजी ने जो लड़ाई लड़ी थी तब लोग चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे।
तब लोगों का मान सम्मान कहीं था नहीं। तब लोग एक ही क्या कहते हैं, लोगों में नेता नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। अब गांव-गांव में, घर घर में नेता हो गए हैं। जातीय समीकरणों में लोग सिमट गए हैं और निश्चित रूप से जो शोषक और शोषित का, गरीब और अमीर की लड़ाई थी, वो लड़ाई आज की तारीख में नहीं बची है। हर आदमी अपने आप को सामर्थ्यवान समझ रहा है, स्वच्छंद समझ रहा है, स्वतंत्र समझ रहा है और अपनी जातीय बहाव में आकर के, जातीय समीकरणों में बहाव में आकर के, स्वार्थपरता के तले, अपने मतलब परस्ती के तले अगर कोई प्रधान है तो वो विधायक और सांसद को इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि उसको खड़ंजा लेना है, उसको नाली लेनी है, उसको आरसीसी लेनी है, उसको क्या कहते हैं इलाज के लिए पैसे लेने, लिहाजा वो उनकी सरपरस्ती कर रहा है। तो जो ये सुविधाएं उनके द्वारा दी जा रही हैं, उनके तले लोग जा करके प्रभावित होकर करके उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो आज की जो राजनीति के कारक हैं वो कहीं जाति हो गई है, कहीं पैसा हो गया है, कहीं स्वार्थपरता हो गई है। ठीक है। लेकिन जब एक जातीय बहाव आया, पीडीए का बहाव आया, संविधान सुरक्षा का बहाव आया, उसमें चलते, उसी के चलते कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज नहीं तो कल उनकी सोच बदलेगी और निश्चित रूप से जब उनका उत्पीड़न होगा, जब उनके साथ घटनाएं घटेंगी, तब उनकी आंख खुलेगी और तब उनको महसूस होगा कि हाँ, यहाँ हमसे क्या गलतियां हुई हैं और हमने क्या अपना नेतृत्व कहाँ दे दिया है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आम जनता ये चाहती है कि लोग उसके सुख दुख में शरीक हों और जो भी सामाजिक लड़ाई हो, जो भी कहीं क्या कहते हैं किसी के उत्पीड़न की लड़ाई हो, उसको लड़ा जाए। अब एक नज़ीर के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इतना उत्पीड़न होने के बाद, चाहे उत्पीड़न कह लीजिए, चाहे शासकीय कार्रवाई कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, मदरसा में के पार्टी विषय के कुछ लोगों को जाने की हिम्मत तक नहीं है। तो कैसा संघर्ष करेंगे लोग, कैसे संघर्ष करेंगे? बिल्कुल, इसका आम आवाम में क्या असर रहेगा? कुछ लोगों की चुप्पी पर जो है संदेह तो उठता ही है। चुप्पी पे ही नहीं है, वहाँ जा करके हम कह रहे हैं ठीक है, आप एक पक्षीय हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन वहाँ जाकर के दोनों पक्षों से मिल करके उनकी चीज़ों को जानने का प्रयास तो करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल। और शायद चूंकि एक माहौल बना दिया जाता है मीडिया के द्वारा, और शायद सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है उसका कोई परिमाप नहीं होता है। लिहाजा लोग सशंकित होकर के, आशंकित होकर के और तमाम तरह की घटनाएं देखने के बाद, तमाम तरह की कार्रवाई देखने के बाद अपने आप को विड्रा कर लेते हैं और संघर्ष करना भूल जाते हैं। जी, अरविंद सेन जी, अवधेश जी के अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद होने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर की जो सीट है वो रिक्त हुई है और यहाँ पर हाल ही में उपचुनाव होने हैं। आपसे एक अहम सवाल जो मिल्कीपुर की जनता जानना चाहती है, सेन परिवार, स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी की विरासत को आप बढ़ा रहे हैं, आपके छोटे भाई आनंद सेन यादव जी बढ़ा रहे हैं, तो सेन परिवार किसके साथ है? देखिए, मैं आपसे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक स्वतंत्र राजनीतिक विचार का इंसान हूँ। पार्टी में, जाति में, धर्म में विश्वास करना मेरे आचरण में नहीं है। लिहाजा आज की तारीख में अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, हकीकत यह है कि जो राजनेता आ रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में अपने को राजनेता के रूप में रिकॉग्नाइज कराने जा रहे हैं, उनका कोई राजनीतिक कलेवर नहीं है, राजनीतिक स्वरूप नहीं है, वो प्रधान तक नहीं, वो सांसद होने जा रहे हैं, विधायक होने जा रहे हैं, प्रत्याशी बन गए हैं और प्रधान तक का चुनाव उनके खाते में नहीं है। ऐसी दशा में आप इसको क्या कहेंगे? अगर आज उनकी कोई रिकॉग्निशन बनती है, उनकी कोई पहचान बनती है, तो जातीय और समीकरणों में सिमट करके पार्टी के सिंबल के तले एक पहचान भले बन जाए, लेकिन राजनीतिक कलेवर, उनका राजनीतिक सोच, राजनीतिक कार्यशैली, राजनीतिक आचरण उनमें कैसे पैदा करेंगे आप, जो पहले से है ही नहीं है? कहाँ से लाएंगे आप? तो आज की तारीख में एक समय था जब इसी मिल्कीपुर की राजनीति बाबूजी की साइकिल से, बाबूजी की मोटरसाइकिल से, बाबूजी के साइकिल के जत्थे से चलती थी। आज वहीं प्रत्याशिता के तौर पे अगर आप उठा के देखोगे तो वहीं 20-20 गाड़ियां लेकर के चलने वाले, ये BMW वाले, आडी वाले, रोजर वाले प्रत्याशी आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? स्वरूप बदल गया, अर्थ प्रधानता आ गई, जातीय प्रधानता आ गई, जैसे सांप्रदायिक समीकरण बदल गए। लिहाजा इन परिस्थितियों में आज की तारीख में जो स्वरूप है राजनीति का, वो कहीं न कहीं उन सारी तत्वों से प्रभावित होता है, चाहे वो शासन की सत्ता हो। दिखावा ज़्यादा है, यथार्थ कम आपके हिसाब से? नहीं है। जिस चीज़ को जनता पसंद कर रही है, जनता भी तो चकाचौंध और 20 गाड़ियों का काफिला पसंद करती है नेताजी। निश्चित रूप से वही कह रहा हूँ, जिसको जनता पसंद कर रही है नेता वही कर रहा है। ठीक है,
अगर जनता किसी मुद्दे को लेकर के उद्वेलित है तो उसको वो पसंद करेंगे। क्योंकि जनता को भी तो खटाखट पसंद है नेताजी। कोई अफवाह फैला देता है कि संविधान खतरे में है। भाई 75 सालों में आज तक देश का भी संविधान खतरे में नहीं आया। लोग बोलते हैं गारंटी कार्ड के नाम पे, कोई बोलता है 8500 रुपये मिलेंगे, तो फ्री बी के नाम पे जो है देश की राजनीति का ये कौन सा कल्चर है? नहीं, आप ये तो कल्चर प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से ये कल्चर कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा और दशा सब बदल रहा है और राजनीति को पतन की तरफ ले जा रहा है। यही नहीं, सामाजिक जो वर्गीकरण होने जा रहा है, जातीय जो वर्गीकरण हो जा रहा है, जातीय जो राजनीतिकीकरण होने जा रहा है, सामाजिकता का जो राजनीतिकीकरण होने जा रहा है, धर्म का जो राजनीतिकीकरण हुआ है, ये सब आपके देश को कमजोर करने से के तत्व हैं, कारक हैं। विपक्ष द्वारा जातीय जनगणना की मांग पर अरविंद सेन जी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जातीय जनगणना जब आप आरक्षण लागू करोगे, जब आप क्या कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सापेक्ष राजनीति करोगे, तो जातीय जनगणना की संकल्पना या उसका क्रियान्वयन कहीं ना कहीं उचित लगता है। क्योंकि आज की तारीख में भी अगर आप उसको और सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो 3%, 5% आपके देश के लोगों के पास जितनी संपत्ति है, आपके देश की संपत्ति मात्र 3% लोगों में सिमटी हुई, 97% लोग आज भी नीचे हैं। ऐसी दशा में आप क्या कहेंगे? तो जातीय जनगणना से सामाजिक माहौल भी तो खराब होने का नहीं, जातीय जनगणना से सामाजिक माहौल बिगड़ने का, वर्गीकरण का, टूटने का, और वहाँ भी ऐसा नहीं है। और जो पहले हुई भी है सर, क्या उसके परिणाम आए? कई राज्य सरकारों ने कराया, जातीय जनगणना अगर रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं हो पाई। जातीय जनगणना अगर हो जाएगी तो उसमें भी विखंडन होगा। बिल्कुल, वो भी राजनीति के लिए एक हरास का, के लिए खतरनाक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर आप मुझसे पूछिए, पीडीए का गठन हुआ, इसमें ओबीसी, बीसी, एससी और क्या कहते हैं सारे लोग आए, दलित पिछड़ा सारे लोग आए। तो जब अंबेडकर नगर से किसी जाति विशेष का आदमी सांसद हो गया तो दूसरे वर्ग के निषाद वर्ग को या किसी दूसरे वर्ग को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या वो पीडीए का गठन है? यहाँ जब आप क्या कहते हैं सांसद हो गए तो यहाँ आप जिस अपनी सजातीय को ही टिकट देने के बजाय विजातीय को टिकट क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं कुर्मी को दिया, कोरी को टिकट दिया? क्यों नहीं आपने अनुसूचित जाति के किसी अंग को आगे बढ़ाने की कोशिश किया? कनौजिया को क्यों नहीं दिया आपने? तो ये घटनाएं भी घटेंगी, बिल्कुल, ये भी सोच बदलेगी और वहाँ पीडीए संघ टूटेगा और वहीं आपका क्या कहते हैं समाज भी टूटेगा। जी, बदरसा कांड पर आपकी प्रतिक्रिया, और क्या जो योगी जी की बुलडोजर कार्रवाई है उसको कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, अगर ये कार्रवाई बायस्ड वे में हुई है और इरादतन हुई है, राजनीतिकीकरण के तहत हुई है, तब इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये कौन तय करेगा सर? ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। जनता तो सर आतंकवादी को भी सांसद बना देती है। नहीं, जनता ये तय करेगी। अगर वो उनकी प्रिय है तो उनको आतंकवादी बना देगी, कोई सांसद बना देती, और एक बार नहीं भाई कई बार बना दिया। लेकिन वो उनकी सोच है, आम की सोच है, जातीय समीकरण है, सांप्रदायिक समीकरण है जिनके तले सांसद विधायक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो एक जगह होती है दूसरी जगह नहीं होती है, एक संप्रदाय के साथ होती है दूसरे संप्रदाय के साथ नहीं होती है, तो इसको कहीं ना कहीं आप बायसनेस कहेंगे, इसको बायस्ड कार्रवाई कहेंगे। लेकिन अगर यही कार्रवाई एक सामान्य वे में हो जाए, एक व्यवहार के रूप में परिणत हो जाए कि जो जहाँ भी बलात्कार का केस आएगा और बीभत्स घटनाएं घटेंगी, वहाँ इस तरह की कार्रवाई उस व्यक्ति के साथ होगी जिसके साथ उन्होंने किया है। अभी फिर भी योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये तो हर सरकार करती है, आंकड़े करते हैं, लेकिन आम जनता भी तो बोलती है ना। उस पर तो आम जनता बोलेगी ना। वो उसका पैमाना क्या होता है? चुनाव। तो चुनाव आपके सामने है। वो अगर उनका उपचुनाव से ही रिलेटेड सर, अवधेश जी स्वयं सांसद बन गए, अखिलेश जी ने उनको अयोध्या का राजा बता दिया। अभी तक हम लोगों ने सुना था कि अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र हैं। चलिए, अलग विषय है। अब उन्होंने अपने बेटे को ही, अजीत प्रसाद को, यहाँ से टिकट दिलवाया है। परिवारवाद के भी बड़े आरोप लग रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, क्या अवधेश जी के सांसद होने के बाद समाजवादी पार्टी में कोई और योग्य नेता नहीं था मिल्कीपुर के लायक? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनके मुखिया का वो है, चयन है, उनके द्वारा एक सोची समझी और जो उनको फीडबैक मिला होगा उसके तहत उन्होंने निर्णय लिया है। उस पर कोई कमेंट उचित नहीं है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि फैजाबाद में जहाँ तक उस पार्टी का सवाल है, उस पार्टी में वर्चस्व की स्थापना हो चुकी है। और मैं अगर खुले शब्दों में कह दूं कि कुछ लोगों की पार्टी वो कुछ लोगों की उसमें चंगुल में या यूँ कह लिए कैप्चरिंग में आ गई है।
तो ऐसी दशा में उस जहाँ तक जो भी वहाँ फीडबैक जाता है, जो चीज़ें जाती हैं, वो कहीं ना कहीं एक पक्षीय होती हैं। तो ये जो निर्णय है वहाँ जो मैं बुला करके एक मीटिंग का स्वरूप भी दिया गया, उसके बारे में भी मैंने पता किया, तो पता चला किसी को इससे कोई चीज़ पूछी नहीं गई, केवल एक निर्णय सुनाया गया कि इनको चयन किया जाता है, इनको टिकट दिया जाता है, आप लोग जाइए तैयारी करिए। तो वहीं दूसरे वर्ग के लोग भी थे, पूरी समुदाय के लोग भी थे, कन्हौजिया समुदाय के लोग थे, और वो भी प्रत्याशा में थे कि टिकट हमको लिए। उन लोगों को क्षोभ हुआ है, उनको कष्ट हुआ है इस बात से। अब वो उसका परिणाम क्या होगा, ये उपचुनाव का क्या परिणाम ही बताएगा कि उसका असर क्या होता है, और पीडीए का फार्मूला सफल होता है कि असफल होता है। पीडीए का फार्मूला तो वहाँ उचित है कि अगर एक सांसद कुर्मी है तो निषाद विधायक हो जाए, और क्या कहते हैं दूसरे ओबीसी का तीसरे वर्ग का आदमी ब्लॉक प्रमुख हो जाए, तो पीडीए उसे कहते हैं। पीडीए यही नहीं कहता कि बाप बेटा और बाप बेटी को ही टिकट दे दिया जाए, बाप सांसद और बेटी विधायक, बाप सांसद और बेटा विधायक, ये पीडीए का स्वरूप नहीं है। अगर ऐसा कोई स्वरूप है भी तो आने वाले समय में बिखर जाएगा। इस जातीय स्वरूप कहा जा सकता है, जातीय गठबंधन कहा जा सकता है, वर्चस्व का गठबंधन कहा जा सकता है, लेकिन ये पीडीए नहीं कहा जा सकता। अरविंद सेन जी, आपका जो चुनावी समीकरण है वो क्या कहता है? मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, क्योंकि आप भी जनता के भी धरातल में ही रहते हैं। भाजपा का और सपा का जो वोटर है वो कमिटेड है, वो जातिवार प्रतिबंधित है, जातिवार वो कमिटेड है। जो कुछ डिसीजन होगा वो बसपा की रणनीति पर, बसपा के द्वारा जो क्या कहते हैं लड़ाई लड़ी जाती है, जो चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है, जो मतों की लड़ाई लड़ी जाती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और बसपा ही निर्धारित करेगी कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है, कौन चुनाव हारने जा रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? नहीं, हाँ, इस समय के लिए नहीं है। आप अभी अगर हमसे पूरा समय वो बताएंगे कि कितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तब मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। कि आप तो दो लोगों के बीच में मैं दो चॉइस दे रहा हूं कि उसमें से आपको व्यक्तिगत दो चॉइस में, कुछ मामलों में अखिलेश जी अच्छे थे और कुछ मामलों में स्टेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो वो अब आते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव। बेहतर सांसद कौन, लल्लू सिंह जी या हालांकि अवधेश जी का भी कार्यकाल ही शुरू हुआ है? कोई नहीं, कोई नहीं। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी दिक्कत फैजाबाद की राजनीति में है वो नेताओं का अभाव है। बैकवर्ड का कोई नेता आपके पास नहीं है, स्थानीय कोई नेता ही नहीं है। हाँ, मिल्कीपुर की जमीन खाली हो गई। नहीं, कोई कह रहा है ना बैकवर्ड का कोई नेता है, ना अनुसूचित जात का कोई नेता है, ना मुस्लिम का कोई नेता है। पूरा फैजाबाद में एक नेता का बैकूम होने जा रहा है। एक समय था कि आपके सेन परिवार की तूती बोलती थी मिल्कीपुर की सरजमी या पूरे अवध मंडल की बात करें, बट आज जो है मैं देख रहा हूँ बाहर से प्रत्याशी इंपोर्ट किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना, बाबूजी की राजनीति साइकिल पे आधारित थी, पैदल का आधारित थी, झंडा डंडा से आधारित थी, ठीक है, भुजा बांध करके लोग जाते थे। आज जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं उनकी ना तो कोई राजनीतिक छाती है, ना राजनीतिक कोई उनकी कार्यशैली है, आचरण है, ना विगत है, ना भविष्य है। केवल जातीय समीकरणों पर और कुछ समीकरणों के आधार पर BMW लेकर करके और फॉर्चुनर लेकर करके, गाड़ियों का काफिला लेकर के, रुपए की थैली लेकर के, प्रशासनिक ताकत लेकर के, भला नहीं होगा। हाँ, प्रशासनिक ताकत लेकर के, जातीय समीकरण लेकर करके वो आ रहे हैं, जीत के भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे ये कहिए कि जो मिल्कीपुर की थाती, जो मिल्कीपुर की पहचान, जो बेहतर विकल्प ही नहीं है, हाँ, कहने का भाव हाँ, ये जो पहचान पहले थी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में बाबूजी ने जो पहचान मिल्कीपुर की धरती को दी है, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद के रूप में उन्होंने जो 89 में मिल्कीपुर की जो पहचान बनाई है, वो पहचान अब दोबारा फैजाबाद की और मिल्कीपुर की नहीं बनी। चलिए एक अहम सवाल, आपके पिताजी की जो लेगेसी है, जो विरासत है, क्या लगता है अरविंद जी उसको संभाल पाएंगे? ये तो जनता पे डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर जो इनर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारी इनर कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मबल और हमारे विल पावर में कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से। लेकिन वो जाकर के जनता पे डिपेंड करता है, वो आवाम पे डिपेंड करता है कि अगर वो हमारे आचरण व्यवहार से, हमारी राजनीतिक शैली से आज नहीं तो पारी शुरू ही हुई है आपकी, हाँ, सेकंड तो उससे प्रभावित होती है। समय लगेगा, आने वाले समय में कोई समीकरण ऐसे बनते हैं और अगर हमें रहनुमाई अगुवाई करने का मौका मिलता है तो मेरी जो कार्यशैली आचरण होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मैंने उस थाती को संभाला है, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो आचरण था, उसका चौथाई हिस्सा, 10वां हिस्सा भी अगर मैं साबित कर सका तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मैंने अपने जीवन को सार्थक बना दिया। जी अरविंद जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, अपने पिताजी से जुड़ी हुई कोई खूबसूरत सी याद बताइए जो आपके पिताजी स्वर्गीय मित्र सेन यादव, जिनको लोग प्यार से बाबूजी बोलते हैं, कोई आप सामाजिक जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की कोई एक छोटी सी अगर याद आप शेयर करना चाहें।
देखिए बाबूजी हमेशा संघर्षों में की ज़िंदगी थी और उन्होंने उनके ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए गए, अभियोग पंजीकृत कराए गए। एक मुंगीसपुर कांड हुआ था। अनुसूचित जाति की ज़मीन को कुछ लोगों ने, यादव संवर्ग के लोगों ने कैप्चर कर रखा था। उस पे कांग्रेस का कार्यालय बना करके उसको कैप्चर कर लिया गया था। बाबूजी ने जैसे अब दोनों तरफ से लोगों को, अपने लोगों को 100 हज़ार 500 लोग दोनों सड़कों के दोनों किनारे बैठ गए और उस क्या कहते हैं कार्यालय का, उस कब्जे का, अवैध कब्जे का वो नेस्तनाबूद कर दिया। उस समय बुलडोजर नहीं था, जनशक्ति थी। बाबूजी का वो कार्य जो था वो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया कि समाज में समानता का, जो अवैध कब्जे के निवारण का, और जो आदमी सशक्त है और कमज़ोरों के हक को मार रहा है उसे, उनको हक दिलाने का। इसी तरह से पालपुर कांड जब हुआ, जब गरीबों की, पासियों की, क्या कहते हैं, घर की रजाई और उनकी कथरी गुदरी और वो ला करके कुएं में डाल दी गई, उनके घर जला दिए गए, उस समय भी बाबूजी ने जा करके जो संघर्ष किया था पालपुर कांड के तहत, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी रोमांचक घटना है। और गरीबों की हमदर्दी के प्रति हमदर्दी, उनके हक की जो लड़ाई लड़ने की घटना थी, वो एक इतिहास है, वो दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। सुने थे बड़े दबंग थे, थाना वाना घेरवा लेते थे, अधिकारी नहीं सुनते थे। तो जनशक्ति उनके पास थी। अगर कोई आदमी जो इस समय हो रहा है कि आप 50 एप्लीकेशनें डालते हैं और उसके बाद भी थानाध्यक्ष नहीं हटाया जाता है, चाहे वो जातीय समीकरणों में, चाहे सामाजिक समीकरणों में, चाहे प्रशासनिक समीकरणों में, तो अगर वो नहीं हटाया जाता है तो इस तरह की परिस्थिति उनके सामने नहीं थी। 1000 आदमी 2000 आदमी जाकर के धरना देते थे, मीटिंग करते थे और थाने के सामने से प्रदर्शन करते थे और ये बताते थे कि तुम्हारा ठेकेदार थानेदार जो है। आपके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में कैसे थे? आपको उनका प्रेम स्नेह कैसे मिला? थोड़ा बताइए ना। देखिए हमें मेरा दुर्भाग्य है कि हम बहुत उनका स्नेह नहीं पा सके, क्योंकि कम आयु में आप प्रशासनिक सेवा में चले गए। नहीं, बेसिकली वो पहले सेना में थे, वहाँ से लौट के आए। 61 में मैं पैदा हुआ और 65 में एक कांड हो गया, मौई कांड, जिसके तहत वो 73 तक परेशान रहे। 73 में इमरजेंसी में उनको जब मर्सी मिली, उसके बाद फिर 74 एक साल बीच में गुजरा। 75 में इमरजेंसी लगी, बाबूजी DIR मीसा में बंद हो गए और 75 में मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया। 77 में मैंने इंटर किया। 75 में ऐसे और 77 में जैसे ही वो निकल के आए वो विधायक हो गए। तो बाबूजी का वो सानिध्य और वो प्यार, वो स्नेह नहीं मिला। और 77 में मैं इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद में रह करके पढ़ने लगा। आप दोनों की क्या बातचीत होती थी? एक पिता पुत्र कैसा संबंध था आप दोनों? देखिए हमारा संबंध, एक पिता पुत्र का जो हमारा उनके पर सम्मान था वो मैंने हमेशा पे किया है। उनको जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता, उन्होंने कहा ये काम है, तो मैं प्रशासनिक अफसर के रूप में भी और एक बेटे के रूप में मैंने उसका, जैसे आप उनके सुपुत्र हैं, IPS थे, बड़े अधिकारी थे आप, तो कभी दबाव नहीं बनाया काम वाम करवाने के लिए? बाबूजी ने? नहीं, बाबूजी ने नहीं। बाबूजी ने कहा कि बाबूजी हमेशा ही बता देते थे ये काम है, इनको भेज रहा हूँ। वो मेरा दायित्व था कि मैं उसको करता। और वो शायद मैंने, शायद आपकी आंखें जो है भर आई हैं याद करके वो सीन। ठीक है, ठीक। तो मैं ये था कि उनके द्वारा बताए गए किसी उसको मैं नेगलेक्ट नहीं करता था, जितना मुझसे हो सकता था उनके द्वारा बताई गई कामों को करता था। जी, आखिरी दिनों के अगर कुछ संस्मरण आप बताना चाहें, क्योंकि मिस्सेन यादव जी बीकापुर से विधायक थे, और आखिरी दिनों में आपकी क्या बातचीत हुई? आखिरी दिनों में जब वो बीमार थे तो मैं मिर्ज़ापुर में था, मैंने उनको सिंगापुर भेजा इलाज के लिए। वहाँ से लौट के आए तो काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई थी। बाद में फिर वो यहीं का इलाज होने लगा उनका PGI का, और लास्ट में मैंने चाहता ये था कि वो हमारे साथ कुछ दिन गुजार लें। मैं उस समय लखीमपुर का कप्तान था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो वो चीज़ एक मुझे वो सालती है कि उनको मैं अपना सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिला, बस। तो एक मित्रसेन यादव जो इतना बड़ा चेहरा होता था, मिल्कीपुर की पहचान, अयोध्या की पहचान एक समय उनके नाम से होती थी, तो आप प्रशासनिक सेवा में थे उन दिनों, तो क्या मित्रसेन यादव जी के नाम का दबाव रहता था या गर्व रहता था? क्या रहता था? नहीं, गर्व रहता था। उनके नाम का दबाव होगा ना? उनके नाम का कोई दबाव नहीं रहता था, उनके नाम का गर्व था और वो मेरे मनोबल को बढ़ाता था। लेकिन उनके चलते, उनकी राजनीतिक पारियों के चलते मेरे प्रशासनिक जो हमारा स्वरूप था वो हमेशा बदलता रहा है, और मैं उसकी जितना खामियाजा और नुकसानजाई होती है वो सब मेरे साथ है। प्रोफेशनल करियर में नुकसान भी आपको झेलना पड़ा? ढेर सारे नुकसान झेलने पड़े, मैक्सिमम नुकसान रहा। अगर आप कहेंगे तो 70% नुकसान रहा, 30% ही उसका फायदा हुआ। अरविंद सेन जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते चलते एक आखिरी सवाल।
कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगा, एक कप्तान एसपी के रूप में प्रशासनिक सेवा को संभालना या नेतागिरी करना, नेता बनना? दोनों में से सबसे चैलेंजिंग और कठिन कौन सा है? सबसे कठिन काम है जनसेवा, नेतागिरी। क्योंकि यहाँ की आम आवाम की जो सोच है वो बहुत ही, हम ये दूषित तो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते बाइस्ड है। तो लिहाजा उनको समझा पाना, उनको वो कर पाना वो संभव नहीं है। लोग धीरे धीरे स्वार्थी होते जा रहे हैं। जात के नाम पे, स्वार्थ के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लोगों का बंटवारा हुआ है, इससे उबार पाना आम आवाम को अभी बहुत कठिन लगता है। लिहाजा राजनीति कहीं ना कहीं देश और लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। निश्चित रूप से खतरनाक। तो ये थे श्री अरविंद सेन यादव जी, पूर्व आईपीएस, और इस बार लोकसभा अयोध्या से जो है राजनीति में एंट्री मारी है, लोगों के दिल में काफ़ी हद तक जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। विरासत बहुत बड़ी लंबी है मित्रों, क्योंकि जब भी फैजाबाद या मिल्कीपुर का नाम आएगा, मित्र सेन यादव जी के बगैर वो अधूरा है। वही कारण है कि आज हम इनके आवास पे आनंद नगर भिटारी में खड़बड़िया में इनसे मिलने आए हैं, और जितना ये है प्रशासनिक सेवा में उतना ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक प्रश्न का हमारे जवाब दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ही बात मैं चलते चलते कहना चाहूँगा कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।